हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट। और इसमें हम लोग सेट नंबर 2 का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न और बनाने का जो समय वह 2 घंटा रहता है। ये सेट हम लोग एडुटेरिया बुक से कर रहे हैं। अभी हाल ही में एडुटेरिया के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए वॉल्यूम 1 का नया बुक मार्केट में आ चुका है। अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा इस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा वीडियो अपलोड होने के 1 घंटा पहले। फिर आप लोग सेट को बनाइए और फिर आकर वीडियो में आप सॉल्यूशन को मिला लीजिए। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। सेट 1 का पीडीएफ आप लोग को अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखें जाकर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, पहला प्रश्न में कहा गया है, शाहजहां के द्वारा निर्मित तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था, जिसे तख्ते ताउस भी कहते हैं। और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का संबंध उत्तर मुगल काल से है और इस समय मोहम्मद शाह के समय एक ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। और इसी आक्रमण के क्रम में उसने बहुत ही लूटपाट मचाया और उसी क्रम में मयूर सिंहासन को भी अपने साथ लेकर चला गया। इसीलिए मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम शासक हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं किया गया है? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कार्यकाल क्या है। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। सहायक संधि की नीति को अपनाया, बिल्कुल सही है। सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपनाया गया है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। यह लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में ही हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने ही किया था। तो ये सभी काम लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो लॉर्ड वेलेस्ली ने नहीं किया था। आगे देखिए, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसैनिक विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? शाही नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था और यह इसकी शुरुआत बम्बई से हुआ था। बम्बई में सर्वप्रथम शाही नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत हुआ। और इस डेट को याद रखिएगा, कभी स्मॉल डेट भी पूछता है कि शाही नौसैनिक विद्रोह कब हुआ। तो 18 फरवरी 1946 को इसकी शुरुआत हुआ था। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि यह किसके कहने पर इन्होंने इस विद्रोह को खत्म किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल के कहने पर इन्होंने अपना विद्रोह को जो था वह खत्म किया। अगला प्रश्न देखते हैं, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? मित्र मेला संगठन की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किया गया था, बीडी सावरकर के द्वारा ही। और इसी मित्र मेला संगठन को ही बाद में जाकर के फिर 1904 ईस्वी में इसी को अभिनव भारत संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया बीडी सावरकर के द्वारा। सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह यह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। 5 का 1 हो जाएगा। और औरंगजेब को अगर बात करें तो इसे जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है। और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक है। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। अगर बात करें कि सतनामी विद्रोह कब हुआ था, तो यह सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल के नामक स्थान पर यह सतनामी विद्रोह हुआ था। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? वैदिक कालीन सभा का संबंध कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था थी। कुलीनों या फिर वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी वैदिक कालीन सभा। तो 6 का 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्व कोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुआ था? महाविभास सूत्र की रचना किस बौद्ध संगीति के अंतर्गत किया गया है? तो यह चौथे बौद्ध संगीति के अंतर्गत इसकी रचना किया गया था। फिर यहाँ से प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ? तो बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम विभाजन द्वितीय संगीति के तहत हुआ। और बौद्ध धर्म का जो दूसरी बार विभाजन हुआ था महायान और हीनयान में, वह चौथे बौद्ध संगीति के अंतर्गत हुआ था।
पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था और तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलपुर कश्मीर में हुआ था। मतलब 3 बौद्ध संगीति बिहार में और 1 बौद्ध संगीति बिहार से बाहर यानी जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण इन दोनों के नेतृत्व में ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना बंबई में किया गया था। कलाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध स्वदेशी आंदोलन से है, स्वदेशी आंदोलन से है। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 22 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल मुर्शीद करता था। 10 का 1 हो जाएगा। मुर्शीद का ही काम था कि वह बंदरगाह के शासन प्रशासन की देखभाल करे। अब है मीर बहर का काम क्या है? तो इसका काम था कि यह जल सेना का प्रधान था मीर बर। यह कौन था? तो यह वन विभाग का अधिकारी था। वाकिया नबीस यह कौन था? तो यह समाचार लेखक था वाकिया नबीस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदौली सत्याग्रह यह बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन, बहुत कौन सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस प्रश्न को नहीं पूछा गया है। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में चलाया गया था। यह गुजरात के सूरत जिले में बारदौली तालुका में 1928 ईस्वी में किसानों ने वहां के किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन को चलाया था और इसी आंदोलन के तहत ही बारदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। चलिए आगे देखिए 12 नंबर के तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। 12 का 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर। बिहार के कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो बिहार का पूछ रहा है तो बिहार में 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। पहला हो जाएगा शारदा सिन्हा जिन्हें मरणोपरांत दिया जाएगा। यह कला से है और आप सभी लोग जानते हो कि बिहार में बिना शारदा सिन्हा के छठ गीत से कोई छठ स्टार्ट ही नहीं होता है। फिर है सुशील मोदी, इसे भी मरणोपरांत दिया जाएगा। आचार्य किशोर कुणाल, इन्हें भी मरणोपरांत दिया जाएगा। यह समाज सेवा से संबंधित है और जो हनुमान मंदिर पटना में है वहां पर आप लोग देखेंगे कि आचार्य किशोर कुणाल वहां पे रहते थे। उसके बाद है डॉक्टर हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद सूरीश्वर और एक है भीम सिंह भवेश्वर। ये 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा। लेकिन टोटल 139 व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार दिया जाएगा भारत में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोरम की संख्या 9 होता है। 9 कोरम की संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की अगर पूछ दे तो इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होता और कोरम के लिए 9 अनिवार्य है। यहाँ से एक और पूछता कि इसकी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और फिर इसके यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्यकारी भाषा कौन है? तो कार्यकारी भाषा 2 है, एक अंग्रेजी और दूसरा फ्रेंच। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 का 1 हो जाएगा 4 अक्टूबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस वर्ष वी.एस. नायपॉल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वी.एस. नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में भारत नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद फिर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद फिर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में
शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए अगला 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है? इन चारों ऑप्शन में से गार्डनर है जो यह खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन, बुरियल एट सी, यह तीनों पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप कौन सा है? तो सबसे अधिक तरल मुद्रा का रूप है M1, 18 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो इसका संबंध जर्मनी से है, 19 का 1 हो जाएगा। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। भारत जो है विश्व का अकेला 24% दूध का उत्पादन खुद अकेला भारत ही करता है। और श्वेत क्रांति के जनक, यहाँ से एक और प्रश्न आ जाएगा कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वो वर्गीज कुरियन, और श्वेत क्रांति का संबंध दूध से ही है और इसकी शुरुआत 1970 में किया गया था। चलिए इतनी बातों को आप लोग जान गए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर, कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एक विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इंडाल्को कंपनी की स्थापना कनाडा के सहयोग से किया गया है और इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में किया गया था। यह कंपनी मूलतः एल्युमिनियम के उत्पादन में अपना योगदान देता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से प्रोफेसर मीना चरना को सम्मानित किया गया है। 2 नंबर हो जाएगा, प्रोफेसर मीना चरना। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य भारत के द्वारा 2030 तक रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सितवे बंदरगाह समझौता भारत और म्यांमार के बीच में हुआ है, भारत और म्यांमार के बीच में हुआ है। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में बनाया जाएगा। दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग टाउन बनाया जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी सियोल है। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह क्यों 24 अप्रैल को मनाते हैं? तो इसका पीछे कारण है। पंचायती राज दिवस को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज दिवस को लागू किया गया था। इसलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। पंचायत का उल्लेख अनुसूची 11 में किया गया और इसमें कार्य करने के कुल 29 विषय हैं। पंचायतों के कार्य करने के कुल 29 विषय हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के प्रथम ग्रांथम शिलालेख खोजा गया है? 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख की खोज तमिलनाडु राज्य में किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है जो नियासी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है और यह खासकर पशु बलि निषेध के लिए माना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है। चलिए देखिए अगला 31 नंबर, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो जो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन बेल्जियम में किया गया है। 31 का हो जाएगा 3 नंबर, बेल्जियम। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक के तौर पे जाने जाते हैं गोपीचंद थोटाकुरा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और आप सभी लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। तो देखिए अगला 33 नंबर है, इसमें कहा गया कि किसी भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है।
किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी मेंबर के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें विल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक में जूरी मेंबर के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि दोस्ती 16 जो है यह त्रिपक्षीय अभ्यास है और यह केवल के भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में ही होता है। तो एक बार जो अभ्यास को आप याद कर लीजिएगा वो कभी नहीं बदलता है। तो अभ्यास भी करंट अफेयर के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। तो दोस्ती 16 का आयोजन मालदीव में किया गया था, मालदीव में किया गया है। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंकिंग कितना है? तो इसमें भारत का रैंकिंग पूछ रहा है, तो इसमें भारत का रैंकिंग तीसरा है। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंकिंग तीसरा है। चलिए देखते हैं 36 नंबर। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होता है? तो इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, कैंसर में किया जाता है। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया है, श्रीनगर को दिया गया है। और अगर बात करें कि भारत के चार शहरों को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है, ये अभी वर्तमान में श्रीनगर को दिया गया है और उससे पहले जयपुर, मामलपुर और मैसूर, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर ये 3 और श्रीनगर 4, इन 4 शहरों को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था? तो इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव जो इस बार हुआ, 18वीं लोक चुनाव में सैंपिन जनजाति जो अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित है, इस सैंपिन जनजाति ने पहली बार भाग लिया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टिप्पणी की गई कि जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसको मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। डीएसपी जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इसका उल्लेख भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में किया गया और मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न 41 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? 2023 का समापन रोम में हुआ था, रोम में इसका संपन्न हुआ है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चूज द वर्ड ऑफ सेम इन द मीनिंग जियोपार्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेंजर। आगे 44 नंबर। फिलिंग द ब्लैंक्स 50 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा इज। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन। एक्टिव वॉइस इसका चुनना है। तो द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो 45 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आई टुक द डिसीजन। चलिए देखिए 46 नंबर। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धौ। धौ इसका सही आंसर है। 46 का एक हो जाएगा। आगे देखिए नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है? तो नदी शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा नद। नद इसका पुल्लिंग शब्द है। 48 में मुहावरा दिया गया है कि मुहावरा नहीं है, जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे दुर्लभ वस्तु कहा जाता है, दुर्लभ हो जाएगा। देवासुर का कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास है। निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण इसमें कौन है? तो 50 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क और ग इसमें अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है। चलिए देखिए 51 नंबर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? और यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। 1952 ईस्वी में
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, तो वर्तमान में जो पीएम होता है, पदेन प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही कथन का चुनाव करना है। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था, बिल्कुल सही है यह। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया, तो यह भी सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, तो बिल्कुल सही है, पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। तो इसमें से सभी कथन सही है, गलत कोई नहीं है। चलिए देखिए 53 नंबर, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन कब किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। दिसंबर 1946 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। एक पूछता कि चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई अगस्त में इसका चुनाव हुआ था संविधान सभा का। चलिए देखिए अगला प्रश्न 54 नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता, यह जो है यह अधिकार आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। तो 54 का 4 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति का उल्लेख या राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। और राष्ट्रपति के कार्य और कार्यकारी अधिकार जो भी है वह अनुच्छेद 53 में है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। चलिए देखिए 55 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना के द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिया जाता है। तो जो भी पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है वह सभी अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। और उपाधियों का अंत पूछता है, तो उपाधियों का अंत भी अनुच्छेद 18 के तहत ही किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब देखिए कि अनुच्छेद 16 में क्या है, तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। और ये अनुच्छेद 16 और 18 ये दोनों मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, इसका उल्लेख अनुच्छेद 38 में है। और अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि या फिर निर्वाचन की रीति के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। अगला देखिए 56 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं। कौन वो राष्ट्रपति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य नहीं किया है। तो 56 का हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किए हैं, कार्य नहीं किए हैं। बाकी 3 व्यक्ति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, वीवी गिरी 1969 से, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह यह भी 1969 में ही, और बीडी जत्ता यह 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर चुके हैं। राज्यसभा के कितने मेंबर, कितने ऐसे सदस्य रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो राज्यसभा के मेंबर होते हुए भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन कौन, तो पहला है इंदिरा गांधी, दूसरे हैं आई के गुजराल, तीसरे व्यक्ति हैं HD देवगौड़ा, और चौथे व्यक्ति हैं मनमोहन सिंह। ये 4 व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के मेंबर थे और भारत के प्रधानमंत्री बने। निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे। तो सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने वाले व्यक्ति का नाम है कमल नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे कम समय यानी 25 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक, यानी मात्र 17 दिन तक यह न्यायाधीश के पद पे रहे। और सबसे अधिक समय अगर पूछेगा तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ये सबसे अधिक समय तक रहे, यानी 2696 दिन तक अपने पद पे बने रहे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को संवर्धित सूची में शामिल किया गया? तो इन सभी को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के तहत इन सभी को संवर्धित सूची में शामिल किया गया है। 59 का 2 नंबर हो जाएगा। और इस 42वां संविधान संशोधन के तहत ही इसमें प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष
एकता और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? कौन वो व्यक्ति है जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और पहली बड़ी जनजाति पूछेगा तो पहली हो जाएगा भील, दूसरी गोंड, और तीसरी पूछ देगा तो तीसरी हो जाएगा संथाल। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है, जो केरल राज्य में है। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो हो जाएगा मुंबई, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह अगर पूछ देगा तो प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये जो वन है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यहाँ पर वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, यहीं पर यह वन पाया जाता है। बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है वह भारत के 5 राज्यों के साथ लगता है। वो 5 राज्य है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। इन 5 के साथ बांग्लादेश की सीमा लगता है और त्रिपुरा के साथ 3 और से सीमा लगता है। और भारत में बांग्लादेश की जो सीमा है वह 496 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगता है। अगर यहीं से पूछे कि बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगता है तो वह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 3 और से त्रिपुरा से घिरा हुआ है। चलिए इतने बात जान गए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि इसमें कहा गया है नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइटा कहा जाता है। 65 का 1 हो जाएगा। मीसोफाइटा उसे कहते हैं जहां पर शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को मीसोफाइटा कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में पाए जाने वाले क्षेत्र को जीरोफाइटा कहते हैं। और चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं, या फिर कड़ी चट्टान पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म व शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अरब रेगिस्तान में बहने वाले गर्म और शुष्क हवा हो जाएगा सिमुक, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सिमुक, सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले जल संधि कौन सी है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले जल संधि वह है जिब्राल्टर जल संधि, जो इन दोनों को जोड़ता है। बाब अल मंद यह लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। हारमुज यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। डोवर जल संधि के द्वारा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? अवसादी चट्टान इन चारों में से कौन नहीं है? तो एंथ्रोसाइट कोयला यह एक प्रकार का अवसादी चट्टान नहीं है। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया में है। नामीबिया में चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय है। और नामीबिया से ही प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीते को 70 वर्ष के बाद लाया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सूत्र क्या होता है? तो सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो सिंपल सा है कि उसको 273 में उसको जोड़ दीजिए, यही आंसर होगा। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब भी पानी को गर्म किया जाएगा तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति है क्या? तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या है, उसी को आवृत्ति कहते हैं। जो 1 सेकंड में जितने तरंगे गुजरती है उसे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। देखिए 74 नंबर कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से होकर गुजरने के बाद फैल जाती है? तो इसे घटना को विवर्तन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? किस भौतिक राशि में समय का उपयोग 2 बार होता है? तो त्वरण में समय का उपयोग 2 बार होता है। कैसे? क्योंकि इसका फॉर्मूला, इसका जो भौतिक राशि होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें समय 2 बार आता है। चाल का तो सिंपल सा मीटर प्रति सेकंड, समय मात्र 1 बार आता है। आगे देखिए
पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? जब पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाएगा तो जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है, कम हो जाता है। अगर यही पूछता कि अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को कम कर दिया जाए, घूर्णन गति को कम कर दिया जाए तो जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? तो गति कम करेगा तो जी का मान विषुवत रेखा पर अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। और पृथ्वी के घूर्णन गति रोक देने दें, अगर रोक दिया जाए, पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, तब ध्रुव और विषुवत रेखा पर जी का मान समान हो जाता है, एक समान बराबर हो जाता है। फिर यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि अगर पृथ्वी के सतह से ऊपर या फिर नीचे जाने पर जी का मान घटता है। आप अगर पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो जी का मान यहाँ पे भी कम होता है, इसको याद रखना है। और फिर एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? तो केंद्र पर जी का मान 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। नम्य युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, बिल्कुल सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नम्य युक्त वायु में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो यह भी सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नम्य युक्त वायु में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और आर्द्रता कम होने से ध्वनि की चाल घट जाती है। तो इसमें से सब सही है, गलत कोई नहीं है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज होता है। मैग्नीज जो है सबसे कम है और यह संभवतः सेट 1 का भी यह प्रश्न यही है। अगर बात करें कि मानव शरीर में, जीवित मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन 75% होता है। कार्बन की बात करें तो यह 18% होगा, हाइड्रोजन 10% होता है और नाइट्रोजन 3% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से 2 नंबर सही है कि किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प का दबाव जितना बढ़ता जाएगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही घटती जाएगी, यानी दबाव बढ़ेगा वाष्पीकरण का दर घट जाएगा, उल्टा होता है, रिवर्स होता है हमेशा। तो 2 नंबर सही है। बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्ष में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह फॉर्मूला पूछ रहा है, तो 2n²। 2n² इसका सही उत्तर है। मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? तो मेंडेलीव का जो आवर्त सारणी है इसके अनुसार कुल 9 वर्ग और 18 आवर्त था। कुल 9 वर्ग और 7 आवर्त होगा, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। 9 वर्ग और 7 आवर्त मेंडेलीव के अनुसार था। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले को कहा जाता है। मोसले आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो 83 का देख लीजिए, इसमें ठोस में द्रव का विलयन यही इसका एग्जाम्पल है। केसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? केसीटेराइट यह 3 का अयस्क है। 84 का 1 हो जाएगा। 85 देखिए, चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चूहा मारने वाले दवा के रूप में जिंक फॉस्फाइड का उपयोग, डी नंबर होगा, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर हो जाएगा। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। 86 का 2 हो जाएगा। अगर फूलों की खेती करना हुआ फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, और फिर यहाँ पे काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगे तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है? तो इसमें 23 + XXY हो चुका है। आगे देखिए 88 नंबर, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो तापमान में होने वाले परिवर्तन की संवेदना को हाइपोथैलेमस जो है यह ग्रहण करता है, इसकी संवेदना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है जो हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो 89 का देख लीजिए, 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें से सभी हाइड्रा जीवन में मुकुलन विधि के माध्यम से प्रजनन करता है। इसमें पुनः उद्भवन की क्षमता होती है और इस जीव में टेटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। तो इसमें से सभी कथन सही है। चलिए देखिए 90 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 90 का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
खसरा रोग यह है पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है, यही मिलान सही है, बाकी सभी गलत है। पीत ज्वर की वजह से होता है अरबो वायरस, पीत ज्वर अरबो वायरस की वजह से होता है, यहाँ पे हो जाएगा। हर्पिस रोग जो है यह हर्पिस वायरस की वजह से होता है। आगे देखिए 91, फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? तो यह ऊपर नीचे दोनों ओर होता है, ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है, दोनों दिशाओं में होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देखिए अब 92, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? पल्मोनरी धमनी के तहत इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न, पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में पाया जाता है? तो पुनर्जनन की शक्ति जो सबसे कम है मस्तिष्क की कोशिकाओं में पाया जाता है, 2 नंबर हो जाएगा। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जित होता है? तो यह मूत्र अंग के द्वारा उत्सर्जित होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 95 देखिए, प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, फलयुक्त आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु है? तो ये जो सभी है यह संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतु आता है। 96 देख लीजिए, मैथ दिया गया है कि जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है, तो संख्या का 25% कितना होगा? तो मान लिया कि संख्या 1 से में अगर 40 घटा दिया जाए तो वह संख्या खुद का 60% हो जाता है। तो बस यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा, 100 आ गया x का मान, तो 100 का 25% कितना होगा? तो 100 का 25% 25 ही होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपया और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपया हो जाता है, तो धनराशि कितनी होगी? तो सर्वप्रथम देख लीजिए यहाँ पर कि P इंटू 1 प्लस R बटा 100 और 4 साल के बाद यह धनराशि 4500 होता है, 2 वर्ष के बाद, और P इंटू 1 प्लस R बटा 100 और 4 साल के बाद यह धनराशि 6750 होता है। और इसको जब हल कर दीजिएगा तो आपको इसका प्रिंसिपल मिल जाएगा, तो इसका प्रिंसिपल हो जाएगा 3000 रुपया। 98 है कि सोनी के पास 5 हरे गेंद और इतनी ही लाल गेंद है, इसके संग्रहण में लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या का 1/2 है और नीली गेंदों की संख्या 1/3 है, तो सोनी के पास कुल कितने गेंदे हैं? तो सोनी के पास कुल मिलाकर 35 गेंदे हैं, 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 99, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग दे दिया गया 1050 और उसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। पहला पद यानी a बराबर 10 है, तो 20वां पद पूछ रहा है, तो 20वां पद निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा कि a प्लस n-1 इंटू डी, यह 20वां पद निकल जाएगा। यहाँ से फिर तो सबसे पहले हम यहाँ से एसएन फार्मूला लगा के यहाँ से डी निकाल लेना है, डी यहाँ से एसएन फार्मूला से निकल जाएगा। जो पदों की संख्या का योग होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यहाँ से डी निकाल लीजिए और डी निकालने के बाद यहाँ पुट करने के बाद आप निकाले तो यहाँ से 20वां पद आ जाएगा 200। राम तथा रहीम किसी चरागाह को 1200 रुपये में किराए पर लेता है। राम 500 गाय 9 महीने तक और रहीम 900 गाय 7 महीने तक चराता है, तो राम द्वारा चुकाया गया किराया क्या होगा? तो देख लीजिए ये निकलेगा ऐसे कि 500 गाय को राम 9 महीने चराता है और रहीम, यहाँ पर राम है और रहीम 900 गाय को 7 महीने चराता है, तो 2 कट गया, यहाँ पर 9 से 9 कट गया, तो 5:7 में यहाँ पर पैसों का बंटवारा होगा। तो 1200 है तो 7×5 12, तो 12 बराबर 12 हो गया, तो यानी 100 रुपया अनुपात 1 का मान 100 आ गया। तो राम देगा 500 रुपया और रहीम देगा 700 रुपया, तो राम का हो जाएगा 500 रुपया, 100 का 1 नंबर है। तो मैं तो इसमें उतना कोई खास आता नहीं है, सिंपल रहता है। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 2 समाप्त हो गया। और जो भी लोग सेट 1 नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, सेट 1 अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।